हाय, मैं हूं हेमेंद्र खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड प्रकर्ष टुगेदर टुवर्ड्स एक्सीलेंस। ये एक एजुकेशन पोर्टल है जिसमें आप पाएंगे एजुकेशन वीडियोस, नोट्स और साथ ही साथ सेल्फ असेसमेंट टूल्स ताकि आप अपनी स्टडीज़ को और बेहतर बना सकें। सो स्टे ट्यून्ड। नमस्कार दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के पहले 2 एपिसोड को जिस प्रकार से आप लोगों ने सराहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक ये नहीं देखा है वो अवश्य देखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ ही साथ आपके जो भी सुझाव थे उन्हें इनकॉर्पोरेट करते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रांसीसी क्रांति सीरीज़ का ये तीसरा एपिसोड जिसका नाम है रेन ऑफ टेरर एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट। इससे पहले हमने फर्स्ट एपिसोड्स में फ्रांसीसी क्रांति के कारणों, वहां की तात्कालिक परिस्थितियां और किन हालात में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बारे में हमने जाना था। आप लोगों के सजेशंस के तौर पे मैं एक बार फिर इस तीसरे एपिसोड में अपने उन पहले 2 एपिसोड से कुछ मेन पॉइंट्स जो हमारे थे उसे मैं एक बार दोबारा से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि हम उसमें एक रिवीजन हो जाए और साथ ही साथ आपको तीसरे अध्याय के बैकग्राउंड के बारे में पता चल सके। जैसा कि आपको पता है, फ्रांसीसी क्रांति के इस एपिसोड को देखने के बाद आप फ्रांस के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो दशा थी उसके बारे में पता कर पाएंगे, उसके बारे में जान पाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न कारणों के बारे में समझ पाएंगे। 1791 में जो एक नया संविधान फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात बनाया गया था उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे उसके बारे में जान पाएंगे। फ्रांस किस प्रकार रिपब्लिक हुआ, किस प्रकार से गणतांत्रिक समाज के रूप में प्रिपेयर हुआ उसके बारे में जान पाएंगे। इसके साथ ही साथ रॉबेस्पियर जिसके शासनकाल के बारे में इस अध्याय में हम जानने वाले हैं, उसके काल को रेन ऑफ टेरर क्यों कहा गया इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जान पाएंगे। फिर रेन ऑफ टेरर के बाद जो डायरेक्टरी का शासन था वो किस प्रकार आया, क्या कारण थे, किस प्रकार से आए, इसके बारे में हम इस वीडियो में जान पाएंगे। जैसा कि आपको पहले 2 एपिसोड में मैंने बताया हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति 3 स्टेट्स में विभाजित था। पहला स्टेट क्लर्जी, दूसरा स्टेट नोबिलिटी, तीसरा स्टेट जिसमें और भी विभिन्न स्ट्राटा थे, अलग अलग तबके के लोग थे। और ये तीसरा स्टेट कोई एक जैसा ग्रुप नहीं था, बल्कि इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे सब ग्रुप थे और उसमें भी एक स्तर बना हुआ था जिसमें बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये सारे तीसरे स्टेट के सबसे ऊपरी तबके में आते थे। इसके बाद वैसे पीजेंट्स आते थे जिनके पास अपनी कुछ भूमि थी, यानी बड़े पीजेंट्स और आर्टिजन्स थे। और सबसे आखिरी में जो छोटे किसान थे जिनके पास ना तो अपनी भूमि थी और उन्हें दूसरी की भूमि पर खेती करना पड़ता था, लैंडलेस लेबर्स थे, सर्वेंट्स थे। ये सारे तीसरे स्टेट के सबसे निचले स्ट्राटा को बताते थे या उस स्ट्राटा में थे। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू होने से पहले क्या ऐसे कारण रहे, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां हर समय एक जैसी नहीं होती, तो क्या अलग अलग परिस्थितियों की वजह से ऐसा संभव है कि हम हमेशा ही एक क्रांति के बारे में पता कर सके या एक क्रांति के बारे में हो सकता है कि वहां पे क्रांति हो जाए? उत्तर है नहीं। कुछ ना कुछ ऐसे कारण जरूर रहते हैं किसी भी समाज में क्रांति के लिए जो अन्य किसी भी कारण समय के कारकों से विभिन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इन्हीं कारणों के बारे में, इन्हीं समस्याओं के बारे में जिससे फ्रांस ग्रसित था फ्रांसीसी क्रांति से ठीक पहले, यानी 1789 से ठीक पहले। 98% फ्रांसीसी क्रांति की पॉपुलेशन का तीसरे स्टेट के लोग थे और उसमें से भी लगभग 90% सिर्फ और सिर्फ पीजेंट्स और जो थर्ड स्ट्राटा जो हमने बात की थी लैंड सेवर्स की, उनके उस तरह के लोग थे, पीजेंट्स, आर्टिजन्स, इनके। 98% पॉपुलेशन होने के बाद भी
लगभग 2% लोगों के पास पूरे फ्रांस का 60% लैंड यानी भूमि उनके पास संरक्षित थी, जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग आते थे और साथ ही साथ तीसरे स्टेट के जो पहले कुछ मेंबर्स थे, जिसके बारे में हमने बात की थी, बड़े मर्चेंट थे, व्यापारीगण थे, उनके लिए। ऐसी हालत में आप सोच सकते हैं कि समाज में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी जब 90% पॉपुलेशन या 98% पॉपुलेशन के पास पानी के लिए सिर्फ 30 से 40% भूमि थी। यानी जो पूरा का पूरा रिसोर्स था वो सिर्फ पहले और दूसरे स्टेट के लोगों के बीच में था। इसके अलावा जो तीसरा स्टेट था, उसके अलावा जो पहले और दूसरे स्टेट थे यानी चर्च और राज्य, उन्हें टैक्स लगाने का अधिकार था। खास करके जो चर्च था उसे वो टाइल लगाते थे और साथ ही साथ जो स्टेट था, जो राज्य था, राज्य के कर को टाइल कहा जाता था। पहले दो स्टेट को कुछ प्रिविलेज मिले हुए थे, पहले दो स्टेट्स को कुछ छूट मिली हुई थी और ये छूट बाय बर्थ थी, यानी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव नहीं कर सकते थे। दोस्तों यहाँ पर ये जो फ्रांसीसी क्रांति का एक सामाजिक पड़ाव था, यहाँ पर वो भेदभाव साफ नजर आता था। क्योंकि अगर हम मानते हैं कि ऐसा कोई भी समाज पॉसिबल नहीं है जहां पर लोग स्ट्राटा में ना बटे हैं, लोगों का सामाजिक स्तरों में बंटना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब उन स्तरों के बीच में भेदभाव किया जाना शुरू हो सके, और यही चीज फ्रांसीसी क्रांति के उस सामाजिक दशा को बताता है जिसकी वजह से तीसरे स्टेट के लोग सबसे ज्यादा दुखी और निराश थे। पहले दो स्टेट को क्योंकि कुछ छूट, कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे और ये प्रिविलेजेस बाय बर्थ थे, ये आपको ध्यान रखना है कि वो प्रिविलेजेस बाय बर्थ थे, यानी आप किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ मूव ऑन नहीं कर सकते थे। और ये प्रिविलेजेस क्या थे कि उन्हें किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता। अब अगर हम इस बात को ध्यान से देखें तो हमारे फ्रांसीसी समाज के, तत्कालीन समाज के लगभग 90% लोगों को, जो पॉपुलेशन का लगभग 90% था और जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 2% फ्रांस के रिसोर्सेज था, सिर्फ 2% भाग उनके पास था, सिर्फ उस 2% रिसोर्स वाले लोगों को कंप्लीट टैक्स पे करना पड़ता था। पहले दो स्टेट किसी भी हाल में किसी भी तरह से टैक्स के दायरे से बाहर रहते थे। हालांकि टैक्स लगाने का और किस तरह से टैक्सेशन सिस्टम था उसके बारे में अभी भी बात करेंगे, लेकिन ये टैक्स सिर्फ और सिर्फ तीसरे स्टेट के लोगों को दिया जाता था। अब हम आते हैं उस दूसरी सामाजिक स्थिति की तरफ जिसे हम सबसिस्टेंस क्राइसिस के नाम से जानते हैं, जहां पर जिसे हम जीविका संकट के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये एक फ्लो, आप कह सकते हो, एक सिस्टमैटिक व्यू था जिसमें सारी चीजें एक के बाद दूसरे से जुड़ी हुई रहती। जैसे फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो लगभग 28 मिलियन तक पहुंच चुका था, लेकिन जो लोग उस डिमांड को पूरा कर पाए, प्रोडक्शन ऑफ गुड could not keep pace with the rising population। जो वहां की पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से खाद्यान्नों का बनना या खाद्यान्नों का प्रोडक्शन उतनी गति से नहीं हो पा रहा था। तीसरा नतीजा ये हुआ कि गुड्स यानी सामानों के दाम बढ़ने शुरू हो गए। इसके अलावा एक और खास बात थी कि जो भी एम्प्लॉयर थे उन्होंने अपने वर्कर्स, क्योंकि लगभग सारे थर्ड स्टेट के जितने भी लोअर स्ट्राटा के मेंबर्स थे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं वेजेस पे काम करते थे और उनके मालिकों ने वेजेस को फिक्स कर रखा था। लेकिन गुड्स के दाम बढ़ने की वजह से, सामानों के दाम बढ़ने की वजह से इन वर्कर्स
के वेजेस अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ रहे थे। नतीजा क्या होगा कि उन्हें अपने आप को सस्टेन करने में, उन्हें अपने आप को जीवित रखने में भी प्रॉब्लम आ रही शुरू हो गई थी। इसी तरह के सिचुएशन को हम सबसिस्टेंस क्राइसिस के नाम से जानते हैं। यानी सबसिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी स्थिति है जहां पर जीवन से संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरी करना भी लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ठीक है, so an extreme situation where the basic necessity of food are endangered is called subsistence crisis. मेरे ख्याल से इस सबसिस्टेंस क्राइसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये फ्लो की तरह है, फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, उसके हिसाब से फ्रांस में जो फूड ग्रेन था उसकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था। प्रोडक्शन नहीं बढ़ने की वजह से जो अवेलेबिलिटी थी ऑफ फूड की वो कम हो रही थी, नतीजा उनके दाम बढ़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ जो वर्कर्स थे उनकी वेजेस फिक्स थी, तो वो उस बढ़ते दामों के हिसाब से नहीं बढ़ रही थी। नतीजा ये हुआ कि वर्कर्स या मजदूरों को अपने आप को सस्टेन करना मुश्किल होता जा रहा था और ये एक सस्टेंस क्राइसिस के रूप में जानी जाती है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ। पॉलिटिकल सिस्टम में हम फ्रांसीसी समाज के जो 1789 है, यानी फ्रांसीसी क्रांति से ठीक पहले और फ्रांसीसी क्रांति के ठीक बाद, इन दोनों ही सिस्टम्स को हम दो अलग अलग नामों से जानते हैं। पहले वाले सिस्टम को हम ओल्ड रिज्म के नाम से जानते हैं और दूसरे वाले सिस्टम को हम न्यू रिज्म के नाम से जानते हैं। जो ओल्ड रिज्म था, उस ओल्ड रिज्म में जो मोनार्क था, ही वाज द सुप्रीम, यानी जो राजा था वो सुप्रीम होता था, लेकिन वो किसी पे भी खुद से कोई टैक्स नहीं लगा सकता था। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन थी कि आप सर्वे सर्वा हैं, लेकिन अगर आपको टैक्स लगाना है तो आप अपने विल के अकॉर्डिंगली नहीं लगा सकते। तो फिर टैक्सेशन कैसे होता था, राज्य का काम कैसे चलता था? तो राज्य का काम चलता था कि उन्हें उस टैक्स लगाने के लिए अपनी असेंबली बुलानी पड़ती थी और उस असेंबली से उसे पास ऑन करवाना पड़ता था। फ्रांस की असेंबली को उस वक्त स्टेट्स जनरल के नाम से जाना जाता था। लेकिन एक खास बात ये थी कि इसमें वो मीटिंग कब बुलानी है, इस बात का फैसला पूरी तरह से मोनार्क या राजा के ऊपर ही संभव था कि उसे जब मीटिंग बुलानी होती थी, मीटिंग वो तभी बुलाता था। और इससे पहले आखिरी बार 1614 में आखिरी बार स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी। स्टेट जनरल में तीनों ही समूह जो अभी हमने पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट, उन सभी समूहों के लोगों की भागीदारी थी। राइट, लेकिन खास बात क्या थी कि भागीदारी होने के बाद भी जो वोटिंग था, वोटिंग इसमें हर एक व्यक्ति के आधार पर ना होकर या जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके आधार पर ना होकर स्टेट के आधार पर होता था। राइट, अब स्टेट के आधार पर होने का क्या मतलब है, यानी फर्स्ट स्टेट को एक वोट होता था, सेकंड स्टेट को एक वोट होता था और थर्ड स्टेट को भी एक वोट होता था। यानी जहां पे 90 to 98% पॉपुलेशन हमारे पास थी, उसका वोट भी 1, जबकि जहां पे सिर्फ 2% 1% वाले जो हमारे पास स्टेट थे, उनकी भी हमारे पास वोटिंग इक्वल होकर 1 ही रहती। इसका मतलब था कि जब भी थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्सेशन की बात आती थी, तो पहले और दूसरे स्टेट एक साथ हो जाते थे। नतीजा ये होता था कि सारा का सारा टैक्स देने का या टैक्स बढ़ाने का या टैक्स कलेक्शन का वो सारा का सारा तीसरे स्टेट के ऊपर आना शुरू हो जाता था। राइट, और यही वजह था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट हमेशा से ही इस तरह की वोटिंग में विश्वास रखते थे, क्योंकि उन्हें तो टैक्स देना नहीं पड़ता था। तो जब उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था तो टैक्स बढ़ रहा है, कैसे पे करेंगे उसके बारे में उन्हें सोचने की जरूरत ही नहीं महसूस होती थी, और वो दोनों एक तरफ होकर और टैक्स को बढ़ा लिया करते थे। राइट, अब हम आते हैं कि वोटिंग मेथड किस तरह का था। एक बार दोबारा से हम इसे पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं। आप देख सकते हैं जो सबसे पहला फिगर है हमारे पास वो क्लर्की का है, और ये इसकी पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो 1 वोट की है। ये सेकंड स्टेट है जहाँ पे नोबल्स होते थे। राइट,
किंग्स होते थे, हायर ऑफिशियल्स होते थे, उनकी भी वोटिंग वन वोट की होती थी। जबकि तीसरे स्टेट में जो एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी थी, एक अलग अलग वर्गों के समूह के लोग जिसमें थे, संख्या ज्यादा होने के बाद भी उनकी वोट की वैल्यू 1 होती थी। अब हम आते हैं कि क्या ऐसी चीजें घटित हुई जिसकी वजह से 1789 आते आते फ्रांस के समाज में एक उबाल सा आना शुरू हो गया, और जो भी उनके साथ इनजस्टिस हो रही थी उन्हें समझ में आने लगी कि ये चीजें हमारे साथ जो हो रही हैं वो गलत है। सबसे पहले कि 18th सेंचुरी में मध्यम वर्ग, या जिसे बुर्जुआजी कहा जाता था फ्रांस में, उसका उदय शुरू हुआ। ये तीसरा स्टेट, ये जो मिडिल क्लास था, ये तीसरे स्टेट के अपर स्ट्राटा के लोग थे जिन्होंने अपना वेल्थ, यानी जो उनका पैसा था, वो ओवरसीज ट्रेड, यानी कि जो दूसरे देशों के साथ व्यापार करके वहां से पैसे कमाए, इसी की तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए, वूलन और सिल्क टेक्सटाइल्स की, और धीरे धीरे उनके पास पैसा जमा होना शुरू हो गया। इसके अलावा इस मिडिल क्लास में लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी आते थे। ये ग्रुप काफी एजुकेटेड थे, और यही वजह है कि वो सामाजिक रूप से जो अन्याय तीसरे स्टेट के साथ होते रहे थे उनके खिलाफ वो अब खड़े होने शुरू हो गए थे। ऐसे जो सिचुएशंस थे, क्योंकि तीसरे स्टेट के लोग के अपर स्ट्राटा में आप देख सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग थे, तो जब उन्हें पहले या दूसरे स्टेट के हिसाब से फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, तो धीरे धीरे उनके मन में भी इस तरीके का या इस तरीके की वजह से क्षोभ उत्पन्न होना शुरू हो गया। राइट। इसी इनकी भावनाओं को बढ़ाने के लिए इसी कड़ी में इनकी भावनाओं को बढ़ाने के लिए हमारे पास दो खास और ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीजें हुई, वो था सबसे पहला कि के फिलोसोफर्स, राइट, कुछ खास फिलोसोफर्स जिन्होंने इस चीज को समझा कि आपके साथ गलत हो रहा है, इसे लोगों तक पहुंचाया। लेकिन क्या सिर्फ आपके साथ गलत हो रहा है ये समझाना काफी रहता है? नहीं। अगर हम किसी सिस्टम को या किसी सिस्टम से हम सही नहीं है, सिस्टम के बारे में हम सही नहीं सोच रहे, तो सिर्फ उसे हटा देना या उसे हटाने के लिए लोगों को उकसाना काफी नहीं। वो क्या होगा जब आप उसके बदले में उसके जगह पर एक दूसरे तरह का सिस्टम आप लाते हैं, या दूसरे तरह का सिस्टम लोगों के सामने रखते हैं और लोग उस सिस्टम को समझ पाते हैं। राइट। तो ऐसे ही सेंटिमेंट्स को अगर आप बात करें तो हमारे पास कई सारे फिलोसोफर्स थे, जैसे लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने एक ऐसी सोसाइटी के बारे में कल्पना की, एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बताया जहां पर जो इक्वालिटी, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी, राइट, इक्वालिटी यानी समानता, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, और अपॉर्चुनिटी यानी सभी लोगों के लिए समान अवसर हो, ऐसी चीज के ऊपर बल दिया। ये जीन जैक रूसो की तस्वीर है, जिन्होंने जो उस वक्त के सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इनलाइटमेंट फिलोसोफर्स माने गए हैं, और उन्होंने इस चीज को बताया था। अब हम आते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को रखा। सबसे पहले जॉन लॉक के बारे में, उन्होंने अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक में मोनार्क यानी राजा के डिवाइन और एब्सोल्यूट पावर को पूरी तरह से नकार दिया। राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारे पास मोनार्क या राजा हुआ करते थे, वो ऐसी धारणाएं बनवाते थे कि राज करने का अधिकार उन्हें दैवीय शक्ति के आधार पर मिला हुआ, यानी उन्हें भगवान ने ही बोला है कि आप लोगों के ऊपर राज करो, और लोग भगवान का नाम सुनकर इन चीजों के बारे में यकीन करना शुरू हो जाते थे। लेकिन जॉन लॉक ने इस पूरी धारणा को मना कर दिया, उस धारणा को गलत बताया, और इससे
पूरी तरह से नकार दिया। दूसरा जिसके बारे में हमने अभी उनके तस्वीर को देखा था, जीन जैक रूसो, इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक नए तरह के गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसके लोगों और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच। यानी सबसे पहली बार, आप उस वक्त की कल्पना भी नहीं कर सकते जब इस तरह का कोई क्रांतिकारी विचार लोगों के सामने रखा जा रहा हो। एक ऐसा समय 19th सेंचुरी में जब लोगों को सोच पाना साहित्य के अलावा ये थोड़ा मुश्किल हो रहा था, उस वक्त रूसो ने एक नए प्रकार की, एक नई कल्पना की शुरुआत की, जहां पर लोगों को अधिकार दिए गए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनेंगे और ये रिप्रेजेंटेटिव्स भी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत रहेंगे। ये एक बहुत ही नए तरह का प्रयोग था जो रूसो ने लोगों के सामने रखा अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। इसके अलावा जो तीसरे सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास फिलोसोफर हैं वो थी मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने अपने द स्पिरिट ऑफ लॉज में एक ऐसे गवर्नमेंट की कल्पना की जहां पर शक्तियां किसी एक के हाथ में केंद्रित ना हो। क्यों? क्योंकि अगर एक के हाथ में शक्तियां केंद्रित होती हैं तो उसके निरंकुश होने का खतरा बढ़ता चला जाता है, राइट? इसलिए उन्होंने जो पावर थी उसके डिवीजन गवर्नमेंट के भीतर ही लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में करने का प्रावधान बताया, राइट? लेजिस्लेटिव यानी ऐसा अंग सरकार का जो कानून बनाने में यकीन रखता है या कानून बनाता है, दूसरा जो उस कानून का पालन करवाता है, और तीसरा उस कानून के पालन करवाने में अगर किसी तरह की विसंगति आती है तो उसके रखवाले के रूप में जो जुडिशरी। आप के साथ इसकी कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पास ये लेजिस्लेचर में कौन सी चीज है? संसद, राइट? एग्जीक्यूटिव में हमारे पास प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, और इसके साथ ही साथ जुडिशरी यानी जो हमारे पास जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी इस फ्रांसीसी क्रांति के जो उद्गार थे, फ्रांसीसी क्रांति की जो भावनाएं थी, क्योंकि ये इतनी महान थी कि उसे भी हमने अपने यहाँ भी इनकॉर्पोरेट किया। लेकिन हमसे भी पहले ये अमेरिका में उसी वक्त लगभग सेम सिचुएशन में, सेम स्थिति में अमेरिका में भी ब्रिटेन से लड़कर आज़ादी की लड़ाई चल रही थी ब्रिटेन से के खिलाफ। तो उन्होंने आज़ादी, जब 13 स्टेट्स उसके आज़ाद हुए थे, तो उन्होंने अपने संविधान में फ्रांस के इस महान प्रयोग को अपने यहाँ लागू किया था, राइट? अब हम आते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। फ्रांस में उस वक्त आर्थिक स्थिति कैसी थी इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास इकोनॉमिक सिचुएशन में राजकोष पूरी तरह से खाली हो चुका है। कारण क्या था? कारण था कि जो ब्लूगो राजवंश था, उनके राजाओं के जो एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल, यानी विलासितापूर्ण जो लाइफस्टाइल थी, उसकी वजह से वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। इसके अलावा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच चलने वाले सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से 1763 के बीच में चला, और इसके अलावा क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी थे, तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, अमेरिकन जो स्वतंत्रता संग्राम था जो लगभग उसी वक्त चल रहा था 1775 से 83, उसमें अंग्रेजी शासन से अलग होने के लिए अमेरिकियों को फ्रांस ने सहयोग किया था। ऐसी हालत में जो उनके ऊपर वॉर डेब्ट था, डेब्ट मतलब उनके ऊपर जो घाटा था, वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया था, और ऐसी हालत में जो ट्रेजरी थी वो खाली होती चली गई। इसके अलावा जो लुई 16 था, जो उस वक्त का राजा था, उसकी जो पॉलिसीज थी वो भी सही नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब राजकोष खाली होना शुरू हो गया इन कारणों की वजह से, और आपने पहले ही देखा कि 1614 में लास्ट इसकी टैक्स बढ़ा था, तो ऐसी हालत में उसने इसे ठीक करने के लिए जो मिनिस्टर्स बनाए, अगर उन्होंने ये बोला कि रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए हमें टैक्स लगाना होगा या फिर टैक्स को
हमें सारे जितने भी, क्योंकि समाज के वर्गों के जो तीसरा वर्ग था उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उस चीज को किया जा सके, तो ऐसी हालत में फिर तीसरे जो तीनों हमारे पास सोसाइटी थी, क्योंकि जो चर्च था उसके पास भी अकूत संपत्ति थी, जो हमारे पास नोबेलिटी थी उसने भी धन संचय करके रखा हुआ था। तो ऐसी हालत में जब भी उन्होंने, जिन मिनिस्टर्स ने भी उन्हें ये सलाह दी कि आप टैक्स को सभी स्टेट्स पर लगाओ, तो उसे हटा दिया गया और पूरी तरह से उन्होंने एक बार फिर से जो उनकी पुरानी आदत थी बोरोइंग्स यानी उधार लेकर काम चलाने की, उसके ऊपर जिस मिनिस्टर ने उसे दिया उसे उन्होंने मान लिया। इसके अलावा चौथा हम कर सकते हैं कि सिचुएशन आपने ऑलरेडी देखा हुआ था कि बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से खाद्यान्न की कमी होती चली गई। नतीजा ये हुआ कि चीजों के दाम बढ़ते चले गए। ऐसी हालत में द राइजिंग प्राइस ऑफ ब्रेड, जो कि वहां का मुख्य भोजन था, उसने आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, अब हम आते हैं कि ऐसी क्या तात्कालिक परिस्थितियां हुई जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो गई। जैसा कि आपको पता है कि 1789 में से शुरू होकर और 1793 तक, जब तक 1792 में फ्रांस रिपब्लिक बना, तब तक ये सिचुएशन चलती रही। राइट, ऐसी हालत में जब धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता चला जा रहा था, फ्रांस का राजकोष खाली होता चला गया, तो ऐसे में फ्रांसीसी सम्राट के पास, लुई 16 के पास और कोई रास्ता नहीं बचा और उन्होंने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई ताकि नए टैक्सों को पास किया जा सके। तीनों स्टेट्स ने अपने प्रतिनिधि भेजे, जिसमें पहली स्टेट्स ने लगभग 300 प्रतिनिधि भेजे, दूसरे स्टेट ने भी लगभग 300 मेंबर्स भेजे, तीसरे स्टेट्स ने 600 मेंबर्स भेजे, लेकिन उसमें भी सारे के सारे जो अपर लेवल थे, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि तीसरे स्टेट में भी कई सारे मेंबर थे, तो उसमें जो अपर लेवल का मेंबर थे, मर्चेंट्स, ओवरसीज ट्रेडर्स, राइट, लॉयर्स, इन लोगों ने अपने मेंबर्स भेजे। इसके अलावा वुमेन, आर्टिजन्स और पीजेंट्स, जो कि तीसरे स्टेट के जो बॉटम 2 लेवल थे, उनकी एंट्री को वहां पर मना कर दिया गया, यानी वो लोग भाग नहीं ले सकते थे। राइट, एक बार फिर से जैसा कि पहले से होता आ रहा था कि टैक्स लगाने का तरीका वही पुराना रखा गया स्टेट वाइज, लेकिन इस बार तीसरे स्टेट्स के लोगों ने उसे पूरी तरह से नकार दिया। राइट, और उसने नकारने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि इस बार जो टैक्स होगा, टैक्स पास होगा, उसमें वोटिंग लोगों के आधारित होगी, ना कि स्टेट के आधार पर। राइट, जब किंग ने इस चीज को मना कर दिया तो उन्होंने उससे वॉकआउट किया, उस असेंबली से वॉकआउट किया और वहीं पर रॉयल कोर्ट में एक टेनिस कोर्ट था, जहां पर उन्होंने अपने आप को एकत्रित किया और एकत्रित करके उन्होंने अपने आप को तीसरा स्टेट घोषित कर दिया। राइट, और तीसरा स्टेट घोषित करने के बाद उन्होंने बोला कि हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक कि एक नया संविधान फ्रांस के लिए लागू नहीं किया जा सकता। राइट, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सभी लोग, तीसरे स्टेट के जितने भी लोग थे, वो सारे टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने इस चीज को बोल दिया कि हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कि हमें नहीं दिया जाएगा। राइट, अब हम आते हैं कोर्स ऑफ रेवोल्यूशन कि किस तरह से रेवोल्यूशन ये फैलता चला गया। राइट, हमने पहले देखा कि तीसरे स्टेट के लोगों ने 1% एक वोट की मांग की, किंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तीसरे स्टेट ने वॉकआउट किया। वॉकआउट करने के बाद वो लोग 20 जून 1789 को इंडोर टेनिस कोर्ट में, जो वर्साई के जो महल था वर्साई का, उसके ग्राउंड में वो पहुंचे और उन्होंने अपने आप को तीसरा स्टेट घोषित कर दिया और वहां से ना हटने का प्रण लिया जब तक कि एक नया संविधान फ्रांस के लिए लागू नहीं किया जा सकता। राइट,
इसके अलावा इन लोगों को हेल्प करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि इन लोगों की सहायता के लिए या इन लोगों की बातों से प्रभावित होकर कई सारे लोगों ने इसमें हेल्प की, जिसमें मिराबू और आबेसी, जो कि एक खुद प्रीस्ट था, लेकिन प्रीस्ट में भी कई सारे लेवल थे, तो इसमें ये भी बॉटम लेवल का प्रीस्ट था, जिसने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट, जिसमें उन्होंने थर्ड स्टेट के बारे में लोगों को बताया कि क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। राइट, अब हम आते हैं आउटब्रेक कि ये किस तरह से फैलता चला है। राइट, ये हम देख रहे हैं स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टाइल बाय द फ्रेंच प्रेस्टिजियंस, दैट इज ऑन 14 जुलाई 1789। ये एक दृश्य है जहां पर बास्टाइल के किले को फ्रांसीसी लोगों ने, फ्रांस के निवासियों ने धावा बोलकर उसे तोड़ दिया और वहां पे जो प्रिजनर्स थे उन्हें छुड़ा लिया। तो क्या उन्होंने इसे वैसे ही छुड़ा लिया या इसके पीछे कोई खास वजह? राइट, ये जो किला था फ्रांस का, बास्टाइल का किला, वो वास्तव में फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांसीसी राजा के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक माना जाता था। प्रतीक क्यों माना जाता था? क्योंकि इसमें वो सारे ही पॉलिटिकल प्रिजनर्स रखे जाते थे जो राजा का विरोध करते थे। जो फ्रांसीसी सिटीजन्स थे, जो फ्रांस के निवासी थे, उन्होंने इस किले को ध्वस्त करने के पीछे उनकी मंशा ये थी कि वहां से उन्हें भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिल सकेंगे, लेकिन वहां से वो सिर्फ और सिर्फ 6 पॉलिटिकल प्रिजनर्स ही छुड़ा पाएंगे। राइट, अब हम आगे देखते हैं कि वो किस तरह से आगे बढ़ते चले। राइट, दूसरी तरफ अभी हमने देखा कि किस तरह से फ्रांसीसी समाज में जो वर्साई का किला था, राइट, वर्साई का जो महल था राजा का, वहां किस प्रकार से तीसरी स्टेट के लोगों ने रिवोल्ट किया और टेनिस कोर्ट में जमा होकर उन्होंने अपने आप को तीसरा स्टेट घोषित कर दिया और ये प्रण किया कि वो तब तक वहां से नहीं हटेंगे जब तक कि वो उनके लिए, फ्रांस के लोगों के लिए एक नया संविधान नहीं आ जाता। ठीक इसी समय सिटी यानी शहरों में भी, जो दूसरे शहर थे, वहां पर भी एंग्री वुमेन यानी जो महिलाएं थी, उत्तेजित महिलाओं ने ब्रेड के शॉप पर धावा बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रेड ऑलरेडी कमी हो चुकी थी और वो किसी भी हालत में उसे लेना चाहते थे। काफी देर तक खड़े रहने के बाद जब उन्हें नहीं मिलता था तो ऐसे लोगों ने ब्रेड की दुकान पर धावा बोलना शुरू कर दिया। इधर राजा ने ट्रुप्स यानी सेना को आदेश दिया कि वो पेरिस की तरफ आ जाएं, क्योंकि वर्साई में जिस तरह के हालात बनते जा रहे थे उसे देखते हुए सेना बुलाना लाजमी था। इधर हमने देखा कि 14 जुलाई को लोगों ने, भीड़ ने बास्टिल के किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और वहां पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छुड़ा लिया। ऐसे में जो हमारे पास एक और रिमर फैली कि जो लैंड के मालिक थे, जिसे हम मैनोर कहते थे, उन्होंने क्रॉप्स को, यानी जो फसलें थी जो पीजेंट्स ने उगाई थी और जो टैक्स देते थे उसके बदले में लॉर्ड्स को, उसे उस फसल को नष्ट करने के लिए ऐसे अफवाह फैल गई कि वहां के मैनोर ने उन्हें ध्वस्त करने के लिए बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स यानी कि लुटेरों के दल को हायर कर लिया है, जो उनकी खड़ी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। ऐसी हालत में उनके पास अब कोई चारा नहीं था और डर के मारे उन्होंने जहां भी ऐसे मैन्योर के जगह थी, ऐसी प्लेसेस थे, उनके ऊपर धावा बोलना शुरू कर दिया, वहां पर रखे हुए अनाज को लूट लिया और साथ ही साथ जो उनके रिकॉर्ड्स थे उन्हें पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। ऐसी हालत में जब सिचुएशन पूरी तरह से टूटती चली गई, इधर ट्रुप्स ने भी भीड़ के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें से भी कई सारे तीसरी स्टेट के लोगों से ही संबंधित व्यक्ति थे।
तो राजा को आखिरकार नेशनल असेंबली की को मान्यता देनी पड़ी और तीसरे स्टेट के लिए एक नए संविधान को बनाने के लिए मानना पड़ा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का जो पहला चरण था वो पूरी तरह से पूरा हो गया था। राइट। अब 1719 में फ्रांसीसी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या ऐसी चीजें बदल कर लाई गई जिससे समाज या कानून एक बार फिर से ऐसी स्थिति या ऐसी परिस्थिति में आ गया जहां पर उसे एक दूसरे तरह के या दूसरे चरण के रिवॉल्यूशन की जरूरत पड़नी शुरू हो गई। तो आइए देखते हैं। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने एक डिक्री पास करके जो फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस थे उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसका मतलब है कि जो भी प्रथम या द्वितीय स्टेट को मिलने वाले प्रिविलेजेस थे, यानी टैक्स से छूट या उनके पास जमीन या उनके पास जो पैसे थे, उसे उनसे करों में जो छूट थी उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। राइट। फिर जो सेकंड स्टेट थे उन्हें भी अपने प्रिविलेजेस तोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए पूरी तरह से फोर्स कर दिया गया और साथ ही साथ उनके जितने भी लैंड थे जो चर्चेस ने एक्वायर कर रखे थे उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया गया। चर्च के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स राइट को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। 1791 में एक नया संविधान नेशनल असेंबली के द्वारा ड्राफ्ट किया गया और इस तरह से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी संवैधानिक राजतंत्र के रूप में तैयार हो गया। क्या आपको पता है कि आज के समय में संवैधानिक राजतंत्र कहाँ है? यस, दैट इज इन द ब्रिटेन। और अभी भी आप देख सकते हो कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो राज्य का सर्वे सर्वा है वो अभी भी वहाँ की महारानी है। ठीक इसी तरह से फ्रांस में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन आया, लेकिन अभी भी राजा को उनके पद से हटाया नहीं गया था। राइट। और राजा को संविधान के अंतर्गत काम करने थे और इस तरह की सिचुएशन को जहां संविधान भी हो लेकिन राज्य का प्रमुख राजा हो, ऐसी स्थिति को हम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के नाम से जानते हैं। राइट। इसी तरह से पावर, जैसा कि आपने देखा था कि पहले से ही समाज सुधारकों ने प्रपोज किया था कि पावर को एक हाथ में नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि उससे निरंकुशता बढ़ने का खतरा होता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो वोटिंग राइट्स थे वो जो पावर्स थे उसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में सेपरेट कर दिया गया, लेकिन जो वोटिंग राइट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स के लिए ही रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए। राइट। यानी वोटिंग का राइट सभी लोगों को नहीं मिला। अब ये एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? ये एक्टिव सिटीजन्स थे सिर्फ और सिर्फ मैन, यानी यहाँ पर कोई वुमन नहीं थी। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि उनकी एज 25 ईयर्स से ज्यादा हो और तीसरा कि वो तीनों के वेज, लेबर्स के वेज के अकॉर्डिंग वो टैक्स पे करते हों। अगर वो इस तरह के तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते थे, सिर्फ वैसे नागरिकों को ही एक्टिव सिटीजन कहा जाता था और सिर्फ वोटिंग का राइट उन्हें ही दिया गया। इसके अलावा जो दूसरे हमारे पास सिटीजन थे, यानी वुमेन हो या जो टैक्स पे नहीं करते हों या जिनकी 25 साल नहीं हो रही थी, उन सबको वोटिंग राइट से महरूम रखा गया। राइट। और उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया, उन्हें पैसिव सिटीजन्स के नाम से जाना जाता है। अब फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास स्थिति बनती है कि क्या चेंजेस हुए, ऐसी क्या चीजें हुई, क्या चेंजेस आ गए सोसाइटी में जिसकी वजह से हमसे रिवॉल्यूशन का हमने नाम दिया। राइट। तो एक बार देखते हैं सबसे पहले सोशल चेंजेस में क्या क्या चेंजेस हुए, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हुए। 4 अगस्त 1789 को डिक्री के द्वारा
पूरी तरह से फ्यूडल ऑब्लिगेशंस और टैक्सेस को खत्म कर दिया गया। यानी अब जो सामंतवादी प्रथा थी, जो सामंतों के द्वारा लगाई जाने वाली जो किंग की जो सबॉर्डिनेट्स थे, जो हायर ऑफिशियल्स थे, उनके द्वारा जो टैक्सेस लगाए जाते थे, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। क्लर्जी को भी पूरी तरह से फोर्स किया गया कि वो भी अपने प्रिविलेजेस छोड़ देंगे। इसके अलावा आपने देखा कि उन्होंने एक संविधान का निर्माण किया, और इस संविधान के निर्माण में जो शुरुआत थी वो थी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, राइट। और इसमें क्या प्रावधान थे? इसमें प्रावधान थे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ एज नेचुरल एंड इनएलिनिएबल राइट्स, यानी राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, यानी कि अपनी बात रखने का, अपने मत रखने का, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता। इसके अलावा इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी को बराबरी का अधिकार। और ये ऐसे अधिकार थे जिसे स्टेट भी हटा नहीं सकती थी, यानी किसी की मर्जी नहीं चलती, हमेशा ही वो एक प्रॉपर ट्रायल के थ्रू ही इन चीजों को किया जा सकता था। और ये सभी लोगों को नैसर्गिक रूप से प्राप्त होने वाले अधिकार दिए गए, राइट। इसके अलावा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चेंज आया वो था एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। ये एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच और ओपिनियन के अंतर्गत ही था, लेकिन क्योंकि इससे पहले जो फ्रांसीसी समाज में निकलने वाले पत्र या समाचार पत्र थे उन्हें राज्य की ओर से देखा जाता था, लेकिन अब इस तरह की कोई बंदिश नहीं रह गई थी। अब हम आते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या क्या चेंज आए। सबसे पहले फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, जहां पर जो किंग की पावर थी उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन कर दिया गया, राइट। इससे पहले पूरी तरह से फ्रांस का राजा ही सर्वेसर्वा होता था। दूसरा चेंज आया कि पावर्स को सेपरेट कर दिया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। पहले ये सारे पावर एक ही व्यक्ति फ्रांस के सम्राट के अधीन था। तीसरा कि नेशनल असेंबली के लोग अब लोगों के द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा इनडायरेक्टली चुने जाने लगे। इससे पहले ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई स्थिति फ्रांसीसी हिस्ट्री में नहीं था, राइट। और इसका मतलब है इनडायरेक्टली चुने जाने लगे का मतलब है कि जो एक्टिव सिटीजन थे वो पहले एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को चुनते थे और फिर उनमें से असेंबली के लिए चुने जाते थे। और चौथा जो महत्वपूर्ण पार्ट हुआ वो कि वोटिंग राइट एक्टिव सिटीजन्स को ही सिर्फ दिए गए। और एक्टिव सिटीजन्स क्या होते हैं वो आपने पहले ही पढ़ रखा है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक सिचुएशंस में क्या क्या चेंजेस आए। टाइड पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और चर्चों के द्वारा जो भी संपत्ति अर्जित की गई थी वो सारी की सारी स्टेट के अधीन कर दी गई। दूसरा महत्वपूर्ण चेंज ये आया कि टैक्स अब सभी लोगों को यूनिफॉर्मली देने के लिए कहा गया, यानी किसी भी वर्ग को, किसी भी स्टेट को किसी तरह का भी अब प्रिविलेज या छूट प्राप्त नहीं था। अब हम आते हैं अपने फ्रांसीसी क्रांति के दूसरे पड़ाव की तरफ, जहां पर वो रिपब्लिक कैसे बना इसके बारे में जानते हैं। हालांकि लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिए, लेकिन वो गुप्त रूप से पर्शिया और दूसरे जो नेबरिंग कंट्रीज थे उनके साथ बातचीत करना उन्होंने शुरू कर दिया, राइट। ऐसा क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि आपको पता है जो लुई 16 थी उसकी वाइफ मैरी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। जब फ्रांस में इस तरह की घटनाएं घटित हो गई और फ्रांस के राजा के अधिकार को चुनौती दी गई और उसके अधिकार को कम कर दिया गया, तो फ्रांस ने जो दूसरे राजा थे उनके साथ भी इसी तरह की चीजों को बताया कि क्यों ये आवश्यक है कि आप इस स्थिति को संभालें। क्यों? क्योंकि अगर आज फ्रांस के साथ हो सकता है तो हो सकता है कि कल ये चीज आपके देश में भी फैलेगी। इसलिए इसके फैलने से पहले ही ये बहुत जरूरी था कि आप इसे फ्रांस के अंदर ही खत्म करें। और यही वजह थी कि उसने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अलावा और दूसरे जितने भी ऐसे ही राजशाही थे
उनके साथ गुप्त रूप से षड्यंत्र करना शुरू कर दिया कि आप इन क्रांतिकारियों को पूरी तरह से नष्ट कर दो। दूसरा कारण देख सकते हैं कि दूसरे देशों के राजा भी इस तरह के डेवलपमेंट से पूरी तरह से डर गए थे और उन्होंने खुद तैयारियां करनी शुरू कर दी थी कि कहीं अगर ऐसी स्थिति उनके अपने राज्य में आई तो उसे वो किस तरह से संभालेंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने फ्रांस से लड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि फ्रांस में आज जो घटनाक्रम हुए हैं वो भविष्य में आगे चलकर उनके राज्यों में भी ना फैले, इसलिए जरूरी है कि फ्रांस को वहीं पर खत्म कर दिया जाए। इसके बाद जब ये स्थिति या जब ये इस बात की सूचना नेशनल असेंबली के को लगी तो उन्होंने उन राज्यों के युद्ध छेड़ने से पहले ही अप्रैल 1792 में पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी और इस युद्ध को इस तरह से उन्होंने लोगों के सामने रखा जैसे ये राजा और एरिस्टोक्रेसी, जिसे हम कहते हैं सामंतवाद, राइट। तो राजा और उसके अधिकारों के खिलाफ वॉर बताकर जिस भी स्टेट में जो लोअर स्ट्राटा के लोग थे, उस लोअर स्ट्राटा के लोगों को ये कोशिश की कि हम उन्हें अपने साथ लें और इस तरह से अगर हम सारे राज्यों में आगे बढ़ेंगे तो हमें वहां के लोकल लोगों का भी हाथ जरूर साथ मिलेगा, राइट। और इसकी वजह से उन्होंने इस युद्ध को राजा और उसके अधिकारियों के खिलाफ युद्ध बताकर पूरे यूरोप में फैलाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। लोग गीत गाते हुए आगे बढ़ते चले गए, जिसमें एक महत्वपूर्ण गीत था मर्साइल का, जो रॉजर डे लायल ने बनाया था, उन्होंने लिखी थी और जो बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम भी बना। तो हो सकता है कि आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि फ्रांस का नेशनल एंथम क्या है और ये किसने लिखा। सो इट इज मर्साइल्स एंड कंपोज्ड बाय रॉजर डे लायल, राइट। तो इन गानों को गाते हुए, इन देशभक्ति गीतों को गाते हुए वो पूरे यूरोप में फ्रांस के आधिपत्य को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे उन्होंने फैलना शुरू कर दिया। इधर फ्रांस के जो नेशनल असेंबली थी उनकी अपनी भी परेशानियां कम नहीं थी। इन रिवोल्यूशनरी वॉर्स ने लोगों के जीवन को बहुत संकट में डाल दिया था। बहुत सारी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज होनी शुरू हो गई क्योंकि जो पुरुष थे वो कहीं ना कहीं वॉर पे गए हुए थे, जो महिलाएं थी उन्हें अपने परिवार को देखना था, उनका भरण पोषण करना था। और कहीं ना कहीं ये बात लोगों को ऐसा लगता था कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो सिचुएशन बनी, जो गवर्नमेंट बनी, उसने कहीं ना कहीं लोगों के साथ भेदभाव किया। और ये सोचने का कारण क्या था? ये सोचने का कारण था कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें पॉलिटिकल राइट्स अभी भी सिर्फ और सिर्फ जो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी, जो धनी तबके थे, राइट, उन्हें ही वोटिंग राइट दिया गया था। आपको याद होगा कि एक्टिव सिटीजन्स के लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया था जो सिर्फ और सिर्फ मेन हो सकते हैं, 25 साल से ऊपर हो सकते थे, और साथ ही साथ जो 3 दिन के वेजेस के बराबर टैक्स पे करते थे, सिर्फ उन्हें वोटिंग राइट्स मिले थे। यानी अभी भी जो लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी था उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिला था। अभी भी फ्रांस के समाज में उनकी स्थिति बेहतर नहीं हुई। ऐसी हालत में उन्हें कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता था कि वो अभी भी ठगे गए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें इस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने की जरूरत महसूस होने लगी। ऐसी हालत में जो पॉलिटिकल क्लब्स थे वो एक ऐसी जगह बन गई जहां पर लोगों के बीच में आपसे डिस्कशन होने लगा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी वो किस तरह की थी, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, किस तरह से जो नेशनल असेंबली ने कानून बनाए उन कानूनों में क्या क्या विसंगतियां थी। इनके पीछे बातचीत करने के लिए जो पॉलिटिकल क्लब्स बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाव के रूप में उभरे और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण क्लब था जैकोबिन क्लब।
जैकोबिन क्लब का जो मुखिया था वो था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, राइट। और इस क्लब के जो मुख्य सदस्य थे वो सोसाइटी के जो डाउन ट्रोडन लोग थे, जो तीसरे तबके के सबसे निचले तबके के लोग आप कह सकते हो, जैसे शू मेकर, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर, राइट। ऐसे लोग इस सोसाइटी के सदस्य थे और यहाँ तक अभी भी फ्रांसीसी क्रांति का लाभ नहीं पहुंचा था। ऐसी हालत में उनकी इस भावना का लाभ उठाते हुए मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़े, राइट। इसी तरह से जो फ्रांसीसी समाज में स्थिति बनती जा रही थी, विस्फोट की स्थिति बनती जा रही थी, जहां पे एक तरफ नेशनल असेंबली को अपने दुश्मनों से, दूसरे जो देश थे उनके साथ लड़ाई करनी पड़ रही थी। उनके अपने देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आप समझ सकते हैं कि लोगों के बीच में एक डिसकंटेंट फैलता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो ग्रोथ थी उस पर पड़नी शुरू हो गई। इसी बीच फूड की शॉर्ट सप्लाई को लेकर जैकोबिन क्लब के लोगों ने एक इंसरप्शन करने की कोशिश की समर ऑफ 1792 में, यानी 1792 की गर्मियों में बढ़ते हुए खाद्यान्न की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से उन्होंने जैकोबिन क्लब ने एक अटैक करने का प्लान बनाया ताकि वो किंग को अपने कब्जे में कर सके। 10 अगस्त 1792 को उन्होंने पैलेस ऑफ टुराइल्स में राजा को के गार्ड्स को मार डाला और कई घंटों तक राजा को बंदी बनाकर रखा। बाद में असेंबली, जो नेशनल असेंबली थी, उन्होंने भी वोटिंग करके रॉयल फैमिली को कैद में डालने का आदेश दे दिया और आखिरकार एक फ्रेश इलेक्शन हुई जिसमें सभी लोगों को वोटिंग का राइट दिया गया। लेकिन ये राइट्स अगर आप अभी भी देखें, all men of 21 years and above regardless of wealth, यानी अभी भी लोगों को वेल्थ के आधार पर से तो छूट मिल गई, लेकिन जो मेन था उससे छूट अभी भी नहीं मिली थी। यानी अभी भी जो वोटिंग राइट्स थी वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ समाज में जो पुरुष थे जिनकी उम्र 21 साल या उससे ऊपर थी, तो उनके लोगों को ये वोटिंग राइट्स मिले थे और उसके आधार पर फ्रेश इलेक्शंस हुए, जिसके बाद फ्रांस ने अपने आप को एक नए असेंबली का नाम दिया जिसका नाम था कन्वेंशन। और 21 सितंबर 1792 को फ्रांस के राजशाही को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। और जैसा कि आपको पता है कि रिपब्लिक में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है दैट इज नॉट हेरिडिटरी, इट इज बीइंग चूजन बाय। जैसे हमारे भारत में जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है दैट इज प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। ठीक इसी तरह से फ्रांस ने भी 21 सितंबर 1792 को जो उनकी असेंबली थी, जो अब कन्वेंशन के नाम से जानी जाती थी, उसने राजशाही को खत्म कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक बना या रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। राइट, अब हम आते हैं कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स की तरफ, इनके मीनिंग क्या है। सबसे पहले द ब्रोकन चेन, जो इस बात को सिंबलाइज करता है कि हम सभी फ्री हो चुके हैं, क्योंकि ये पहले स्लेव्स को बांधने में यूज किया जाता था। द आई विद इन अ ट्रायंगल, रेडिएटिंग लाइट, जो नॉलेज या ज्ञान का प्रतीक है। एक ऐसी अंगूठी जिसमें एक स्नेक अपनी पूंछ को खाता हुआ नजर आ रहा है, जो इटर्निटी यानी कॉन्टिन्यूटी को बतला रहा है। तीसरा फाइगेरियन कैप है, जो स्लेव्स के द्वारा पहना जाता था जब वो फ्री हो गए। इसके अलावा द लॉ टैबलेट, जो इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ के बारे में बताता है, उसको सिंबलाइज करता है। और सबसे आखिर में द विंग वुमेन, जो पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ को बताता है। राइट, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि इस पॉलिटिकल सिंबल का मतलब क्या है, या इस आपको पॉलिटिकल सिंबल दे दिए जाएंगे और आपको ये बोला
जाएगा कि आप इसके मतलब को, इसके मीनिंग को लिखें कि इसका क्या मतलब है, राइट। इसके अलावा 1794 में फ्रांस ने अपना एक नया झंडा तैयार किया जो ट्राई कलर, ब्लू, रेड और व्हाइट जिसमें थे ट्राई कलर, इसे अडॉप्ट किया। अब हम आते हैं अपने तीसरे चरण की तरफ, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, द रेन ऑफ टेरर, राइट। अब इसमें जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो आपको बहुत ही अलग तरीके से नजर आएंगी। ये जो पहली पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें ये जो हमारे पास पार्ट है ये एक तरह का गिलेटिन जिसे नाम दिया गया था, जिन्होंने इस तरह के अपरेटस को बनाया था, डॉक्टर गिलेटिन। और इसका मुख्य मकसद था यहाँ लोगों को बांधकर ऊपर से कटार, एक भारी सी कटार गिरा दी जाती थी और लोग उनके सर कटकर अलग हो जाया करते थे, राइट। दूसरा हमारे पास है ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर हैं जिनके शासनकाल को रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। और ये तीसरा कि किस तरह से उस समय बर्बरता दिखाई इन लोगों ने जब फ्रांस के अपने ही नागरिकों को उन्होंने बहुत बुरी तरह से आतंकित करके उन्हें मारना शुरू कर दिया। अब इनके शासनकाल को जानने से पहले कुछ हम इनके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, उनकी बैक हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि क्यों और किस प्रकार उन्होंने सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया। जैसा कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1792 में जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ समाज के जो रिचर सेक्शंस थे सिर्फ उन्हें दिया था, राइट। और ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट की पॉलिसीज में के बारे में डिस्कस करने के लिए कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स हुए और इन्हीं क्लब्स में हमने पढ़ा कि जो सबसे महत्वपूर्ण क्लब था दैट वाज जैकोबिन क्लब, जिसे नाम दिया गया सेंट जैकब जो कि पेरिस के एक कॉन्वेंट था उनके नाम के ऊपर, राइट। और इनके जो भी मेंबर्स थे वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि स्मॉल शॉपकीपर्स थे, आर्टिजन्स थे, वॉच मेकर्स थे, सूट मेकर्स थे, सर्वेंट्स थे, एज वेल एज डेली लाइफ वर्कर्स थे। और इन सबको एक कॉमन नेम, इनके जो सदस्य थे इन्हें सैन क्लॉद के नाम से जाना जाता था या सांकुलाद के नाम से जाना जाता था, जिसका मीनिंग होता था दोज विदाउट नी ब्रीचेस, राइट। अब अभी हम एक पिक्चर देखेंगे जहां पर आप उन दोनों ही इसकी मीनिंग के बारे में डिफरेंशिएट कर पाओगे, राइट। सो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने इस जैकोबिन क्लब को बहुत ही टैक्टिकली हैंडल किया और धीरे धीरे इस क्लब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर बन गया, राइट। अब हम आते हैं जो हमने बात की थी सांकुलाद, राइट। अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो जो बुर्जुआजी है जिसे मिडिल क्लास कहा जाता था, जो आप कह सकते हो कि उस समय के धनाढ्य परिवारों की पोशाक थी, वहां पर वो रेशमी कपड़े के कपड़े पहनते थे, घुटनों के पास से आप देख सकते हो, राइट। तो इनसे अलग दिखने के लिए उन्होंने क्या किए, इस तरह से सांकुलाद के नाम से अपने आप को विदाउट नी ब्रीचेस पहनना शुरू कर दिया, राइट। और जिसे हम आज पतलून के नाम से जानते हैं, फुल पैंट के नाम से जानते हैं, इस तरह के उन्होंने धारण करने शुरू कर दिए, जो पूरी तरह से इस बात को का द्योतक था कि वो कहीं ना कहीं समाज का जो वर्ग है उससे अलग या उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है, राइट। अब हम आते हैं कि किस तरह से मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने इस पूरे घटना चक्र को या इस पूरे जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसके बाद जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां बनी उसमें किस प्रकार से अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाया और किस तरह से सत्ता पर अपना कब्जा जमाया। लुई 16 को 21 जनवरी 1793 को कोर्ट ने ट्रीजन यानी कि देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा दे दी और उन्हें पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड में एग्जीक्यूट कर दिया गया। और एग्जीक्यूशन मैंने पहले बताया आपको कि दैट वाज डन ऑन व्हाट
That was done on, right, that was done on what? Right, so that was done by guillotine, और उसे भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। 1793 में फ्रांस में जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी, उसमें एक पब्लिक सेफ्टी नाम की कमेटी बनी जो वास्तव में फ्रांसीसी समाज किस तरह से काम करेगी या फ्रांसीसी गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, ये उसका एक महत्वपूर्ण कमेटी था और रॉबेस्पियर इसका लीडर बन गया। उसने बहुत ही आतंक, कंट्रोल और पनिशमेंट के साथ अपनी पॉलिसी शुरू की। इसका मतलब है कि सबसे पहले उसने क्या किया, कंट्रोल किया समाज के सभी वर्गों में, समाज के सभी जितने भी पॉलिटिकल पार्ट्स थे, पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, उनके ऊपर अंकुश लगाया और फिर उन्हें पनिश किया ताकि वो क्रांति के अगेंस्ट ना बोल सकें। उसने उसके जो किए गए कार्य थे उसमें जो महत्वपूर्ण थे उसमें थे कि उसने वेजेस और प्राइसेस के ऊपर सीलिंग कर दी, यानी इससे ज्यादा वेजेस आप नहीं दे सकते या लोगों को नहीं दिए जा सकते, और इसके साथ ही साथ जो फूड प्राइसेस थे वो भी इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि उसे लगता था कि ये सबसे महत्वपूर्ण कारक था कि समाज में कहीं ना कहीं लोगों के बीच में डिसकंटेंट फैलने का खतरा अभी भी बना रह सकता है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई थी। बाहरी देशों से खतरा अभी भी बना हुआ था, जो समाज के अंदर इस तरह के लगातार चलने वाले प्रयोग हो रहे थे, उसकी वजह से पूरा समाज बिखरा हुआ था, प्रोडक्शन बहुत ही मिनिमम हो रही थी। तो ऐसी हालत में इन सारी चीजों को देखते उन्होंने वेजेस और प्राइसेस के ऊपर सीलिंग लगा दी। इसके अलावा मीट और ब्रेड की राशनिंग कर दी, राइट, और सभी लोगों को इक्वालिटी ब्रेड खाने के लिए कहा और जो भी एक्सपेंसिव रिफाइंड व्हीट फ्लोर था उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और ये एक तरह से लोगों के बीच में इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए कि क्रांति के पश्चात सभी लोग एक जैसे हैं, एक साथ हैं, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे वो नॉन प्रोडन हो। तो कहीं ना कहीं उसने कोशिश की कि लोगों को ये विश्वास हो कि ये सरकार या ये जो गवर्नमेंट है वो हमारा साथ दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जब आप रूथलेस तरीके से कामों को करते हैं तो समाज में सारी व्यवस्था करने के बाद भी हम उस चीज को आगे नहीं लेकर जा पाते, राइट। फिर हम आते हैं जो अगली चीज उसने प्रमोट की वो थी सर और मैडम की जगह पर सारे लोगों को सिटीजन के नाम से बुलाया जाने लगा। और ये जो सम्मान सूचक शब्द थे जो लोगों के बीच में आपस में भेदभाव पैदा करते थे उसे भी उसने खत्म करने की कोशिश की। चर्चेस को शट डाउन कर दिया गया, उनकी बिल्डिंग्स को बैरक्स या फिर ऑफिस के रूप में प्रयोग में लाया जाने लगा। इसके अलावा जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज थी वो थी कि उसने जो एक्स नोबल्स थे, क्लर्जी थे या मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज थे, उन सबको उसने मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये किंग के साथ हैं और ये रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा उसने अपने पार्टी मेंबर्स को भी जो उसे लगता था कि उसकी बात नहीं मान रहे हैं, उसकी बातों के अगेंस्ट जा रहे हैं, उसने उन्होंने उन्हें भी गिलोटिन पर चढ़ाने की कोशिश की और चढ़ा डाला, यानी गिलोटिन के थ्रू से मार डाला जो भी उसे लगता था कि रिपब्लिक के एनिमी हैं। और इस तरह की सोच, इस तरह की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उसके अपने ही अगेंस्ट धीरे धीरे होती चली गई। उसने अपनी पॉलिसीज इतने बुरी तरीके से चलाया, उसने इतने गलत तरीके से, इतने रूथलेसली चलाया कि यहाँ तक कि जो उसके सपोर्टर्स थे, जो उनके इन इक्वालिटी वाले कामों को देखकर खुश थे, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मॉडरेट सिचुएशन की तरफ आने की कोशिश में लग गए या डिमांड करने लगे कि नहीं, इतना रूथलेस नहीं होना चाहिए, इतनी सिवियरिटी नहीं होनी चाहिए, इतनी समाज में इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से सूली पर या गिलोटिन पे चढ़ाए जा सके, राइट। तो ऐसी हालत में कहीं ना कहीं अल्टीमेटली बातें रॉबेस्पियर के अगेंस्ट होती चली गई और फाइनली जुलाई 94 में उसे कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया और अगले दिन उसे
गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। राइट, और यहाँ आप देख सकते हैं कि उसे गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। राइट, और उसके सर को सामने दिखाया गया। इसके बाद हम आते हैं डायरेक्टरी के शासन की तरफ। जैकोबिन गवर्नमेंट ने वेल्दियर मिडिल क्लास को पावर सीज करने के लिए एक मौका दिया, क्योंकि जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल डाउन के बाद अब शासन कौन करेगा। ऐसी हालत में जो कॉन्स्टिट्यूशन था, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया कि जिसमें एक बार फिर से जो समाज के नॉन प्रॉपर्टी ओन्ड सेक्शंस थे उन्हें वोटिंग राइट्स से एक बार फिर से डिप्राइव कर दिया गया। यानी ये पहली सिचुएशन जो वापस से पैर हम कह सकते हैं कि पुराने सिस्टम की तरफ हम बढ़ने के लिए अग्रसर हो गए थे। इसके अलावा उसने 2 इलेक्टेड लेजिस्लेचर काउंसिल्स बनाए, जिसमें जो एक डायरेक्टरी को चुनता था और ये एक एग्जीक्यूटिव मेंबर्स था, 5 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। राइट, हालांकि ये जो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल और के जो कानून बनाने का किस तरह से अधिकार था, और उसमें से जो एग्जीक्यूटिव चुने गए 5 मेंबर्स की, वो वास्तव में किया ये गया था ताकि जो पावर है वो एक जगह पे कंसंट्रेट ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि ये कहीं ना कहीं जो उनके डायरेक्टर्स थे, डायरेक्टर सिस्टम, वो आपस में भी लड़ने लगे और साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उनके साथ भी उनका लगातार क्लैश होना शुरू हो गया। और यही वजह थी कि जिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का लाभ उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट को आगे बढ़ने का मौका मिला, क्योंकि वो समाज के एक ऐसे उद्धारक के रूप में निकला जो फ्रांस को सभी प्रकार के समस्याओं से निजात दिला सकता है। अगले एपिसोड में हम नेपोलियन बोनापार्ट के उदय, उसके पराभव और फ्रेंच रेवोल्यूशन की लेगेसी, यानी वो किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे विश्व को योगदान दिया, पूरे विश्व को दिया, और समाज के किन वर्गों में फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद भी उस तरह का उत्साह नहीं था, उन्हें उसके बाद भी लड़ाई लड़नी पड़ी। इनके बारे में हम चौथे और आखिरी एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। उसमें से एक तरह का प्रश्न मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति का जो सिस्टम था उस समय में फ्रांस की असेंबली के नाम में क्या क्या बदलाव आए, क्या आपको पता है? आइए देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से लेकर और उसके बाद 1792 तक नेशनल असेंबली, और तीसरा 1792 में आपको कन्वेंशन। राइट, वो तीसरा हमारे पास स्टेट है जिसे हमने कन्वेंशन का नाम दिया था। तो इस तरह से फ्रांसीसी जो संसद थी उसमें बदलाव आया। इस तरह के और बहुत सारे प्रश्न आपके साथ में शेयर करूंगा। लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप इसको जाकर सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नोट्स और जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है वो वहाँ पर आपको मिलेंगे एक एक करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ like it, subscribe it, and get notification for all the subsequent episodes and other videos. तब तक के लिए